मूवी के स्टार्ट में हमें जेसिका को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में छुपने की कोशिश कर रही थी। वो अपने डैड से छुप रही थी, जो कि मॉन्स्टर में बदल चुके थे। लेकिन फिर भी उसका डैड उसे ढूंढ कर इस पे अटैक कर देता है। इसके बाद जेसिका की आंख खुल जाती है, यानी वो एक ख्वाब देख रही थी। जेसिका एक कॉमिक बुक राइटर थी, जिसने एक मैक्स नामी म्यूजिशियन से शादी की थी। मैक्स की पहले से ही दो बेटियां थी, जिनका जेसिका बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि जेसिका को बचपन से ही उसकी माँ का प्यार नहीं मिला था। इसीलिए वो जानती थी कि माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। जेसिका के डैड भी एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो तो जेसिका को पहचान भी नहीं पा रहे थे। जेसिका को बहुत बुरे ख्वाब आते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहती थी। अब जेसिका को लगता है कि घर चेंज करने पर शायद उसका ड्रीम्स का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इसीलिए वो मैक्स की फैमिली के साथ ही अपना घर चेंज करती है और वो रहने के लिए अपने पुराने घर में जाती है, जहाँ उसका बचपन गुजरा था। इस घर में वापस आकर उसे एक कैमरा मिलता है, जिसमें उसके बचपन की सारी मेमोरीज थी। लेकिन जेसिका को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बचपन में ही जेसिका की मॉम की डेथ की वजह से उसके डैड पागल हो गए थे, इसीलिए जेसिका को इस घर से जाना पड़ा था। इसीलिए जेसिका को इस घर में वापस आकर बहुत सुकून मिल रहा था। मैक्स की बेटी एलिस का हैंड उसकी पागल माँ ने जला दिया था, जिसका निशान आज भी उसके हाथ पर था। इसलिए जेसिका उनका बहुत ख्याल रखती थी, ताकि उन्हें अपनी मॉम की कमी महसूस ना हो। अब एलिस जेसिका के पास आती है और इससे पूछती है, क्या हम खेल सकते हैं। जेसिका अपने काम में बहुत बिजी थी, लेकिन फिर भी वो एलिस के लिए अपना काम छोड़कर इसके साथ खेलने लग जाती है। अब एलिस ने छुपना था और जेसिका ने इसे ढूंढना था, इसीलिए एलिस बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। और तभी जेसिका को उसके बॉस की कॉल आने की वजह से वो भूल जाती है कि वो तो एलिस को ढूंढ रही थी। एलिस काफ़ी देर से वहाँ पर छुपकर जेसिका के आने का इंतज़ार कर रही थी। एलिस को बेसमेंट में एक डोर नज़र आता है, जिसके पास जाते ही वो खुद ब खुद खुल जाता है और वहाँ पर एलिस पड़ा हुआ एक टेडी देखती है, जिसे वो उठाकर अपने साथ ही बेसमेंट से बाहर ले आती है और फिर वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब जेसिका को याद आता है, तो वो एलिस को ढूंढना स्टार्ट करती है। एलिस तो उसे मिल गई थी, लेकिन अब वो जेसिका के साथ खेलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे खेलने के लिए एक छोटा सा टेडी मिल चुका था। एलिस की बड़ी बहन पिक्स बना रही थी। अपनी ही बनाई हुई पिक्स में वो एक औरत को नोटिस करती है, जो कि देखने में काफ़ी एजड थी और बहुत अजीब थी। उस औरत को देखने के लिए ये फ़ौरन घर से बाहर जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। टाइलर को वहाँ देखकर नेबर का एक लड़का इससे बात करने के लिए आ जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी जेसिका आ जाती है और नेबर के उस लड़के को डांट देती है और उसे दोबारा यहाँ आने से मना करती है। ये सब टाइलर को बुरा लगा था। टाइलर पहले भी जेसिका को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स और जेसिका बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब नॉर्मल है और ये लोग इस न्यू घर में एडजस्ट हो गए हैं। जेसिका एलिस के टेडी के बारे में मैक्स को बताती है कि वो सारा दिन टेडी से बातें करती रहती है और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही खोई रहती है। ये सब इन्हें नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। एलिस के रूम से गुजरते हुए जेसिका को उसकी आवाज़ आती है। उसे देखने के लिए जेसिका वहीं रुक जाती है। एलिस अपने टेडी से बातें कर रही थी। एलिस कह रही थी कि कितना अच्छा हो कि विलन और हीरो आपस में दोस्ती कर लें, क्योंकि जेसिका एक राइटर थी और उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया था। अगले दिन एलिस चीज़ों को कलेक्ट करते हुए टेडी के साथ खेल रही थी और वो जेसिका से कहती है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए मुझे टेडी ने कहा है। जेसिका उससे पूछती है, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। इस पर एलिस कहती है कि हाँ, मुझे अपनी पहली चीज़ स्माइल करती हुई चाहिए। इसीलिए जेसिका एक बॉल पर स्माइली बनाकर दे देती है और फिर जेसिका अपने काम में बिजी हो जाती है। रात के टाइम जेसिका आवाज़ें सुनती है, जैसे रात के इस टाइम कोई बॉल के साथ खेल रहा हो। ये आवाज़ें उसे बेसमेंट से आ रही थी, इसलिए जेसिका चेक करने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ उसे वही बॉल नज़र आती है जो उसने दिन में एलिस को दी थी, लेकिन उस बॉल पे बना हुआ इमोजी अब चेंज था। जब जेसिका ने एलिस को दिया था तब तो वो हैप्पी था, लेकिन अब वो सैड में बदल चुका था। जेसिका को बेसमेंट में अपने बचपन की बनाई हुई ड्राइंग्स भी मिलती हैं, जिसमें से बनाई गई एक ड्राइंग बहुत अजीब थी।
और उस पे लिखा हुआ था नेवर एवर। अब जब जेसिका वापस आती है तो उसे एलिस की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। लेकिन उसके रूम में टेडी के अलावा कोई नहीं था। जेसिका को ये सब नॉर्मल ही लगता था, क्योंकि बच्चे इस उम्र में ऐसे ही करते हैं, जैसे कि अपने टेडी बेयर से बात करना। जेसिका अपने रूम में सोने के लिए वापस आ रही थी कि तभी उस पर कोई अटैक कर देता है, इतनी बुरी तरह से कि जेसिका का संभलना मुश्किल हो गया था। जब जेसिका देखती है, उस पर अटैक करने वाली कोई एंटिटी नहीं बल्कि एलिस की पागल मॉम थी, जिसे टाइलर ने यहाँ बुलाया था। उसी ने ही इसे यहाँ का एड्रेस दिया था। जेसिका वहाँ पर फ़ौरन से पुलिस बुलाती है और पुलिस वहाँ आकर उसे ले जाते हैं। अब घर का माहौल बहुत परेशान कुन हो चुका था, इसीलिए जेसिका सब नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी एलिस आकर उसे अपने हाथ का ज़ख्म दिखाती है। जेसिका से कहती है कि मेरे हाथ का ज़ख्म टेडी ने ठीक कर दिया है। इस पर जेसिका भी उसे अपने हाथ पर लगा हुआ एक निशान दिखाती है और एलिस से कहती है, ज़ख्म तो बुरे नहीं होते और तुम्हारा ये फ्रेंड सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, क्योंकि ये हमारी रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इस पर एलिस कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है। अगले दिन एलिस को दोबारा से पूरे घर में चीज़ें कलेक्ट करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि एलिस कहा करती थी कि ये सब उसे टेडी करने को कहता है। मैक्स का कॉन्सर्ट था, इसीलिए उसे अपने सिटी से बाहर जाना था। घर पर सभी को गुड बाय बोलने के बाद मैक्स चला जाता है। जेसिका को उनके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत नज़र आती है, जो कि बहुत अजीब थी, लेकिन वो कोई एंटिटी नहीं बल्कि इनकी नेबर ही थी। जेसिका उनसे मिलती है तो वो बताती हैं, जैसे तुम बचपन में इमेजिनेशन किया करती थी और इसी में तुमने एक टेडी को अपना फ्रेंड बनाया हुआ था। बिल्कुल तुम्हारी तरह अब एलिस भी इमेजिनेशन कर रही है। जेसिका बहुत कंफ्यूज, क्योंकि उसे अपने बचपन की कोई भी मेमोरी याद नहीं थी। अब अगले दिन जेसिका अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसके डैड की हालत बहुत ख़राब थी, वो तो जेसिका को पहचान भी नहीं पाते थे। जेसिका उन्हें बताती है कि वो अपने पुराने बचपन वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनते ही जेसिका का डैड उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि उसे उस एंटिटी की आंखों में नहीं देखना चाहिए था। उसकी आंखों में देखने पर ही मैं अंधा हो गया हूँ, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब कहते ही वो पागलों की तरह जेसिका पर चिल्लाने लगते हैं। इससे डॉक्टर्स वहाँ आकर जेसिका को जाने के लिए कहते हैं। ये सब जेसी को बहुत अजीब लगा था। दूसरी तरफ हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो कि कुछ कीड़ों को कलेक्ट कर रही थी। टाइलर उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। एलिस का कहना था कि ये सब करने के लिए उसे टेडी ने कहा है, और जब एलिस अपने सारे टास्क पूरे कर लेगी तो टेडी उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। टाइलर इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे लगा था कि एलिस मजाक कर रही है। क्योंकि आज जेसिका घर नहीं थी, इसीलिए नेबर से वही लड़का ड्रग्स लेकर इनके घर आ जाता है। अब ये लोग ड्रग्स को ट्राई करने वाले थे, उस लड़के के हाथ से एक जार टूट जाता है। अब वो ये सारी चीज़ें समेट रहा था कि तभी हमें टेडी को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़के को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा था। फिर जेसिका घर वापस आ जाती है। उसे पता चलता है कि नेबर का वही लड़का वहाँ ड्रग्स लेकर आया है, इसीलिए वो उस लड़के की मॉम को बुलाकर उनसे बात करती है और उन्हें अच्छे से समझा देती है कि दोबारा ये हरकत ना हो। इसके बाद जेसिका अपनी ड्राइंग्स को देखती है, जिसे फाड़ दिया गया था। जेसिका को लगता है कि ये सब एलिस ने किया होगा, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए एलिस के रूम में आती है। एलिस के बेड पर वो ब्लैंकेट लिए हुए सो रही थी। जेसिका वहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी एलिस अपनी साइड चेंज करती है। इस तरह जेसिका को लगता है कि शायद वो जाग रही है, इसीलिए जेसिका उसका ब्लैंकेट हटाती है। और यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि उस बेड पर एलिस का टेडी था। वहाँ तो एलिस थी ही नहीं, वो तो बाहर टेडी के दिए हुए टास्क पूरे कर रही थी, जिसमें से लास्ट वन तो ये था कि उसने खुद को चोट पहुंचानी थी। वो अपने हाथ को कील से जख्मी करने ही वाली थी कि जेसिका वहाँ आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। तो उस पर एलिस जेसिका को बताती है कि अगर वो टेडी के दिए हुए सारे टास्क कंप्लीट कर लेगी तो टेडी उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। अब तो जेसिका को भी टेडी से डर लगने लगा था, क्योंकि अब तो उसे आइडिया हो गया था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट से बात करने के लिए उन्हें अपने घर बुलाती है। साइकेट्रिस्ट उनके घर पर अपने कैमरे का सेटअप करती है और इनके साथ अपना सेशन स्टार्ट कर देती है। सेशन के कंप्लीट होने पर हमें बहुत बड़ा सच पता चलता है कि वहाँ तो कोई टेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब कुछ तो जेसिका और एलिस की इमेजिनेशन थी। उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये सब कुछ उन्हें रियल लग रहा था। सेशन के दौरान ही
जेसिका ने नेवर एवर कवर्ड यूज़ किया था। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताती है उनके एक पुराने पेशेंट जो कि बच्चा था, वो भी इमेजिनेशन की इस बीमारी में फंसा हुआ था और उसी ने भी यही वर्ड यूज़ किया था। फिर अचानक से वो बच्चा कहीं गायब हो गया। पुलिस के ढूंढने पर भी उन्हें वो कहीं नहीं मिला। बच्चे ने गायब होने से पहले सिर्फ इतना कहा था कि वो अपने टेडी के साथ उसकी दुनिया में जा रहा है और उसके बाद से अब तक उस बच्चे का कुछ पता नहीं। अब जेसिका अपने बचपन की बनाई हुई उस ड्राइंग को देखती है जिस पर इसने नेवर एवर लिखा हुआ था। इसे याद आता है कि बचपन में इमेजिनेशन का यही टेडी उसके साथ उसे अपनी दुनिया में ले जाने की बातें करता था। अब ये लोग एलिस को ढूंढ रहे होते हैं जो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। जेसिका को आइडिया था कि वो बेसमेंट में होगी, इसीलिए एलिस को ढूंढते हुए वो बेसमेंट तक आती है। वहाँ पर हमें एलिस को बेसमेंट की वॉल को पेंट करते हुए दिखाया जाता है। उसकी पेंटिंग कंप्लीट होने पर ही वहाँ एक डोर ओपन हो जाता है जो कि इमेजिनेशन की दुनिया में जाता था। अब इससे पहले कि जेसिका वहाँ पहुँचकर एलिस को बचाती, एलिस उस डोर के अंदर चली जाती है और फिर गायब हो जाती हैं। ये लोग एलिस को ढूंढने के लिए पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिलती। टाइलर इस सब का जिम्मेदार जेसिका को मान रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही एलिस का ध्यान नहीं रखा। इन लोगों को परेशान देखकर इनकी वो नेबर इनसे मिलने के लिए आती है और वो जेसिका को बताती है कि तुम भी बचपन में बिल्कुल इसी की तरह इमेजिनेशन किया करती थी। तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तुम पूरा दिन इनसे बाहर नहीं आती थी। ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने इस पर रिसर्च शुरू की थी और रिसर्च से इसे ये पता चला था कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी भी पाई जाती हैं जो कि बच्चों के ख्यालों पर फीड करती थी। बच्चों की इमेजिनेशन ही उनकी पावर थी और वो इसी इमेजिनेशन की मदद से बच्चों को ट्रैप करके अपनी दुनिया में ले जाती थी। एक दफ़ा अगर ये एंटिटीज़ किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ती। जेसिका के डैड ने तो उसे इन एंटिटीज से बचा लिया था, लेकिन आज तक वो यहाँ जेसिका का इंतज़ार कर रही थी। जेसिका को बचाते हुए एंटिटी की आंखों में देखने उसका डैड ब्लाइंड हो गया था। अब जेसिका सब कुछ जान चुकी थी, इसीलिए वो एलिस को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट की वॉल को पेंट करना स्टार्ट कर देती है। वो सारे टास्क जो उसे टेडी बचपन में करने के लिए दिया करता था वो उन्हें पूरा करती है ताकि टेडी की कंडीशंस पूरा होने पर वो इसे भी उसकी दुनिया में ले जाए। बेसमेंट की वॉल्स के कलर कंप्लीट होने पर वहाँ दोबारा से वही दरवाज़ा खुल जाता है जो ख्याली दुनिया में जाता था। इसी डोर से एलिस भी इमेजिनेशन की दुनिया में चली गई थी। अब ये लोग खुश थे कि फाइनली इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। अब ये इमेजिनेशन की दुनिया में जाकर एलिस को बचा लेंगे। अब उस डोर से होते हुए ये लोग इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच चुके थे। वहाँ पर ये लोग एलिस को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जेसिका को वहाँ अपने बचपन में बनाई हुई बहुत सी ड्राइंग्स भी मिलती हैं और जेसिका को याद आता है कि इसके डैड ने इसे इन एंटिटीज से बचाने के लिए कितनी एफर्ट्स लगाई थी, यहाँ तक कि वो जेसिका को बचाने के लिए उस एंटिटी से लड़ते हुए खुद ब्लाइंड हो गए थे और उनकी बताई हुई सारी स्टोरीज ठीक थी, जिसे ये लोग सिर्फ पागलपन समझते थे। सभी लोग जेसिका के डैड को पागल कहते थे। अब इन्हें वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा रूम नजर आता है और देखने पर इन्हें वहाँ एलिस भी मिल जाती है। वो रूम बिल्कुल वैसा था जैसा एलिस चाहती थी, जैसा जैसा एलिस ने इमेजिन किया हुआ था वहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा था। यानी वो एंटिटीज टास्क कंप्लीट होने के बाद लोगों को उनकी इमेजिनेशन से ही दुनिया देती है। ये लोग एलिस को लेकर वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें टेडी देख लेता है। अब वो एंटिटी जेसिका को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जेसिका का माइंड अभी भी उस एंटिटी के कंट्रोल में था। बचपन में उसके डैड ने इसे एंटिटीज से बचा तो लिया था, लेकिन अब तक बुरे ड्रीम्स का आना और इस घर की तरफ उसे अट्रैक्शन इसी बात का साइन थी कि एंटिटी ने कभी भी जेसिका को नहीं छोड़ा था। अभी भी उसने जेसिका की इमेजिनेशन को कंट्रोल किया हुआ था। टाइलर तो एलिस को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि जेसिका ने उस एंटिटी को अपने साथ लड़ने में मसरूफ़ किया हुआ था, इसीलिए वो लोग उस डोर से आसानी से बाहर आ गए थे। अब जेसिका की बाहर आने की बारी थी और वो एंटिटी ऐसा नहीं चाहती थी, वो जेसिका को नहीं छोड़ती। तभी जेसिका सीजर लेकर उस टेडी की आंख फोड़ देती है। बहुत एफर्ट्स करने के बाद अब वो उस डोर से बाहर आ चुकी थी। ये सब लोग इमेजिनेशन की दुनिया से निकल आए थे, लेकिन अभी भी खतरा नहीं टला था, इसीलिए एलिस पूरे घर को आग लगा देती है क्योंकि ये एंटिटी ऐसे तो इनका पीछे छोड़ने वाली नहीं थी। अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे।
स्टे करने के लिए जेसिका अभी ने लेकर होटल चली जाती है। जेसिका और एलिस अब बहुत रिलैक्स फील कर रही थी कि फाइनली वो लोग उस घर से और उस इमेजिनेशन से बचकर निकल आए। अगली ही सुबह जेसिका उस होटल के बाहर खड़े हुए एक बच्चे को देखती है जिसके हाथ में वही टेडी था। इसका यही मतलब था कि वो एंटिटीज अभी भी जिंदा थी। यही इस मूवी का एंड होता है। होप्स हो कि आपको इस मूवी में स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन के कंसेप्ट से कुछ नया देखने को मिला होगा। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।